हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द सीक्रेट ऑफ द सिलेदार वेब सीरीज को। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम रवि नाम के एक बच्चे को देखते हैं। रवि अपने मम्मी पापा के साथ कार से कहीं जा रहा होता है। रास्ते में रवि अपने पापा से पूछता है कि आखिर सभी लोग शिवाजी महाराज को इतना क्यों मानते हैं। इस पर रवि के पापा उसे बताते हैं कि शिवाजी महाराज कोई साधारण पुरुष नहीं थे। उन्होंने देश को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और उन्होंने हमेशा दुश्मनों का डटकर मुकाबला किया। उन्होंने देश की रक्षा की, प्रजा की रक्षा की। ये सब सुनकर रवि बहुत ज्यादा खुश होता है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से एक ट्रक इनकी कार को टक्कर मारने लगता है, जिससे रवि की फैमिली बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो ट्रक बार बार टक्कर मारकर उनकी कार को पुल से नीचे गिरा देता है। नदी में पानी भरा होने की वजह से रवि के पापा रवि को कार से बाहर कैसे भी करके बाहर निकाल देते हैं, लेकिन वे खुद को और अपनी वाइफ को उस कार से बाहर नहीं निकाल पाते और पानी भरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद हमें कई सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रवि अब बड़ा हो चुका है। रवि अपने फ्रेंड के साथ रायगढ़ के दुर्ग पर ट्रेकिंग कर रहा होता है। रवि के मम्मी पापा के जाने के बाद आदि ही रवि के लिए सब कुछ था। रवि आदि को अपने छोटे भाई की तरह मानता था। इन दोनों भाइयों में बेहद प्रेम था। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद ये लोग रायगढ़ के किले पर चढ़ जाते हैं। असल में रवि को छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए रवि हमेशा उनके नए नए किलों पर जाकर ट्रेकिंग किया करता था। अब रवि और आदि जब व्लॉग शूट कर रहे होते हैं, तभी रवि के पास प्रियल का कॉल आता है। प्रियल एक वकील थी जो रवि को बताती है कि आज दीक्षित सर का इंटरव्यू होने वाला है, तुम्हें वहां जरूर होना चाहिए। दूसरी तरफ हमें दीक्षित सर को दिखाया जाता है। उनकी नजर भी रवि पर थी। वे ज्यादातर रवि के व्लॉग्स यूट्यूब पर देखा करते थे। इससे हमें ये पता चलता है कि दीक्षित सर का जरूर रवि से कोई ना कोई संबंध है। इसके बाद दीक्षित एक मंदिर में पहुंचते हैं, जहां रिचित नाम का एक आदमी उनसे मिलने आता है। दीक्षित रिचित से कहते हैं कि मुझे कैंसर है, मैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने जी सकता हूँ, इसीलिए हमें खजाने की जिम्मेदारी नए सिलेदार के हाथों में जल्दी से जल्दी सौंपनी होगी। वही सिलेदारों का असली वारिस है। सिलेदार का मतलब एक सैनिक होता है जो अपने राजा के धन की रक्षा करता है। जाते हुए दीक्षित रिचित से कहते हैं कि मेरे जाने के बाद तुम्हें उस पानी में कुछ मिलेगा, उसे तुम अपने पास रख लेना। इतना कहकर दीक्षित वहां से चले जाते हैं। इधर हमें रामचंद्र नाम के गवर्नर को दिखाया जाता है, जो अपने आदमी प्रभु से कहता है कि तुम अपनी नजर दीक्षित पर बनाए रखना, वरना वो खजाना हमारे हाथ से निकल जाएगा। असल में राम ये सब कुछ खजाना पाने के लिए कर रहा था। इसके बाद इधर रिचित मंदिर के पीछे जाता है, जहां उसे पानी के अंदर एक चाबी मिलती है। रिचित उस चाबी को अपने पास रख लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग दीक्षित के इंटरव्यू में आए हुए थे, जहां प्रियल दीक्षित को भाषण देने के लिए स्टेज पर बुलाती है। स्टेज पर जाते टाइम ही दीक्षित के सीने में अचानक से दर्द होता है और वो नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर तुरंत ही रवि उनकी तरफ दौड़ता है और उनकी पल्स चेक करने लगता है। तभी रवि की नजर दीक्षित सर की उंगलियों पर जाती है। उनके हाथों में वो रिंग देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ऐसी ही सेम रिंग उसके पापा ने भी पहनी हुई थी। दीक्षित सर चुपके से रवि के कान में कहते हैं कि तुम इंटरव्यू के बाद मुझसे मिलने आना। अब रवि भी सोचने लगता है कि आखिर दीक्षित सर ने उसे अकेले में मिलने क्यों बुलाया होगा। इसके बाद हम रामचंद्र को देखते हैं। वो एक घर में जाता है, जहां कुछ पंडित मिलकर अनुष्ठान कर रहे होते हैं। रामचंद्र उन पंडितों को धमकाते हुए कहता है कि मुझे उस खजाने के बारे में जानना है, चाहे उसके लिए कितनी ही बलि क्यों न लगे। उस खजाने का पता लगाने में मेरे पूर्वज ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। तुम किसी भी तरह से मेरे पूर्वजों से उस खजाने का पता लगाने की कोशिश करो। इधर रवि दीक्षित सर से मिलने उनके चैम्बर में आता है। असल में दीक्षित सर एक जज हैं। ही प्रभु के आदमी भी रवि को दीक्षित सर के चैम्बर में जाते हुए देख लेते हैं और वे ये बात तुरंत ही प्रभु को बता देते हैं। इधर दीक्षित रवि को एक डायरी देता है। उस डायरी में रवि के बचपन की फोटोज थी। रवि ये देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि दीक्षित सर उसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं।
अब दीक्षित उन्हें कहानी बताना शुरू करता है कि तुम्हारे पापा एक सिलेदार हुआ करते थे। तुम्हारे पापा की मौत एक वेल प्लान्ड मर्डर था। खजाने को पाने के लिए कुछ लोगों ने तुम्हारे पापा को मार दिया था और अब से इस खजाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि अब मैं भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। यहाँ रवि को उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तभी दीक्षित सर के चैम्बर में प्रभु के वे 2 गुंडे आ जाते हैं। ये गुंडे दीक्षित से कहते हैं कि हम तुम्हारे चैम्बर की वायरिंग सही करने आए हैं, जहाँ दीक्षित सर कहते हैं कि मेरी वायरिंग बिल्कुल ठीक है। ये गुंडे कहते हैं कि नीचे वालों ने भी ऐसा ही कहा था और वे जबरदस्ती दीक्षित सर के चैम्बर में घुस जाते हैं। अब दीक्षित समझ चुका था कि इन्हें किसी ने भेजा है, इसलिए वे तुरंत रवि को वो बुक पकड़ाते हैं और उसे वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। रवि वो बुक लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद दीक्षित भी यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन तभी पीछे वाले गेट से प्रभु वहां पहुंच जाता है। यहाँ प्रभु और उसके आदमी मिलकर दीक्षित सर को मार डालते हैं। अगले दिन इंस्पेक्टर मित्रा को जज की लाश कोर्ट में लटके हुए मिलती है। कोर्ट का सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद मित्रा को रवि दिखाई देता है, इसीलिए इंस्पेक्टर मित्रा को रवि पर शक होने लगता है कि रवि ने ही दीक्षित का मर्डर किया होगा। पूरे सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद उन्हें रवि के अलावा उसमें कुछ नजर नहीं आया। इसी वजह से इंस्पेक्टर मित्रा अगली सुबह ही रवि के घर पहुंच जाता है। इंस्पेक्टर मित्रा रवि को दीक्षित सर की मौत के बारे में बताता है, जिसे सुनकर रवि भी हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद मित्रा रवि को थाने ले आता है और उससे पूछताछ करने लगता है, क्योंकि इंस्पेक्टर मित्रा को रवि पर पूरी तरह से शक था। इंस्पेक्टर मित्रा के हिसाब से तो रवि ने ही दीक्षित सर का खून किया है। मित्रा रवि से कहता है कि बताओ तुमने दीक्षित सर को क्यों मारा। इस पर रवि कहता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, उन्होंने खुद मुझे अपने चैम्बर में बुलाया था। लेकिन मित्रा को तो रवि की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। तभी इंस्पेक्टर मित्रा प्रियल को कॉल करके थाने बुला लेते हैं। इंस्पेक्टर मित्रा प्रियल से कहते हैं कि क्या तुम रवि को जानती हो। इस पर प्रियल कहती है हाँ मैं इन्हें जानती हूँ, लेकिन बिना कोई सबूत के सिर्फ सीसीटीवी कैमरा के उससे तुम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। तुम्हें इन्हें गिरफ्तार करने के लिए ठोस सबूत लाने होंगे। अब मित्रा के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसे रवि को छोड़ना पड़ता है। थाने से बाहर निकलते ही रवि प्रियल से कहता है कि दीक्षित सर ने मुझे किसी खजाने के बारे में बताया था और साथ ही उन्होंने मुझे एक डायरी भी दी थी। साथ ही रवि के फोन पर दीक्षित सर का एक मैसेज भी आया हुआ था। उस मैसेज में दीक्षित ने रवि को अपने चैम्बर में जाने के लिए कहा था। अब रवि उस मैसेज को देखकर समझ चुका था कि जरूर उनके चैम्बर में कुछ न कुछ तो छुपा हुआ है। इसीलिए रवि प्रियल और आदि को लेकर वापस कोर्ट जाने लगता है। दूसरी तरफ रामचंद्र प्रभु से कहता है कि तुम्हें रवि पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि दीक्षित ने मरने से पहले रवि को जरूर उस खजाने के बारे में बताया होगा। थोड़ी ही देर में रवि प्रियल और आदि के साथ कोर्ट में पहुंच जाता है। ये लोग चुपके से दीक्षित के चैम्बर में पहुंच जाते हैं और आदि बाहर ही गाड़ी में इनका वेट कर रहा होता है। तभी प्रभु भी अपने आदमियों के साथ कोर्ट के बाहर आ जाता है। इधर दीक्षित के ऑफिस में रवि दीक्षित सर के चैम्बर में तलाशी करने लगता है। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता, लेकिन रवि के पास जो बुक थी उससे उसे कुछ क्लू मिलता है। जहां अशोक स्तंभ की बात की गई थी, उस अशोक स्तंभ में नीचे 4 घड़ी के टाइप का कुछ होता है, जो कि असल में एक लॉक था। इस तरह के लॉक को पहले के जमाने में यूज किया जाता था। अब रवि समझ चुका था कि जरूर दीक्षित सर ने इस अशोक स्तंभ में ही कुछ छुपा कर रखा है। इधर इंस्पेक्टर मित्रा कोर्ट के बाहर पहुंच चुका था। आदि ये देखकर तुरंत रवि को कॉल कर देता है और उन्हें इंस्पेक्टर के वहां पहुंचने की खबर दे देता है। अब आदि की बात सुनकर रवि तुरंत ही उस स्तंभ को खोलने की कोशिश करता है। इधर कोर्ट के बाहर मित्रा को प्रभु दिखाई देता है। इंस्पेक्टर मित्रा प्रभु से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। प्रभु इंस्पेक्टर को बताता है कि मैं यहाँ वायरिंग का काम कर रहा हूँ। इंस्पेक्टर मित्रा प्रभु से कहता है कि कल तुम्हारे 2 आदमी दीक्षित सर के रूम में गए थे, क्या तुम उन आदमियों को बुला सकते हो। इंस्पेक्टर मित्रा जब रवि से पूछताछ कर रहे थे तो रवि ने ही बताया था कि 2 आदमी वायरिंग करने के लिए दीक्षित सर के चैम्बर में आए थे। इसके बाद मैं वहां से निकल गया, लेकिन उन आदमियों की सीसीटीवी कैमरास गायब है। मित्रा की बातें सुनकर प्रभु थोड़ा घबरा जाता है।
इधर रवि और प्रियल को उसका लॉक मिल चुका था। एक साथ चारों लॉक को खोलने पर अशोक स्तंभ का लॉक खुल जाता है और उस स्तंभ के अंदर उन्हें काफी सालों पुरानी एक घड़ी मिलती है। उस घड़ी को ये अपने पास रख लेते हैं। तभी कुछ पुलिस वाले बाहर से चेंबर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। ये लोग पुलिस को देखकर थोड़े डर जाते हैं। रवि तुरंत ही आदि को कॉल करता है और कोर्ट के पीछे बुला लेता है। साथ ही ये पुलिस वाले ऑफिसर मित्रा को कॉल करके बता देते हैं कि कुछ लोग दीक्षित सर के चेंबर में घुसे हुए हैं। ये सुनते ही इंस्पेक्टर मित्रा तुरंत चेंबर की तरफ भागते हैं। इसके बाद पुलिस वाले उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुस पाते, इतने में तो रवि और प्रियल चेंबर की खिड़की से कूदकर वहां से भाग निकलते हैं। हालांकि उन्हें भागते हुए इंस्पेक्टर मित्रा देख लेता है। साथ ही वो अपने ऑफिसर्स को रवि और प्रियल का पता लगाने के लिए कह देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक जगह अवार्ड्स फंक्शन चल रहा होता है। शिवाजी महाराज का अवार्ड देने के लिए प्रताप नाम के एक आदमी को बुलाया जाता है, जहां रामचंद्र गवर्नर भी इस फंक्शन में बैठा हुआ था। स्पीच देते हुए प्रताप कहता है कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलता हूँ। शिवाजी महाराज ने इस देश को एकजुट करने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी है। मैं उसी दिन ये अवार्ड लूंगा जिस दिन हमारे देश में सभी लोग एकजुट हो जाएंगे। कोई भी जात पात ऊंच नीच के नाम पर भेदभाव नहीं करेगा। ये सुनकर सभी लोग प्रताप के लिए तालियां बजाने लगते हैं। इधर रात के समय रवि, प्रियल आदि तीनों ही एक ढाबे पर बैठे हुए थे। रवि को उस घड़ी के अंदर एक ब्लैंक पेपर मिलता है। उस पेपर पर इनविजिबल लिंक से कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही रवि उस पेपर को चाय के धुएं में करता तो उस पर कुछ अंक उभर आते हैं। उस नंबर को देखकर रवि कुछ समझ नहीं पा रहा था। आदि तुरंत उन नंबरों को गूगल पर सर्च करता है। तब इन्हें पता चलता है कि असल में ये नंबर नहीं बल्कि एक जगह के कोड हैं। असल में ये लोकेशन मुंबई के चोर बाजार में रिचित की दुकान की थी। अब रवि फैसला करता है कि उन्हें मुंबई जाकर रिचित से मिलना चाहिए। अब ये लोग अपनी कार को ढाबे के बाहर ही छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी, और बस से मुंबई के लिए निकल जाते हैं। साथ ही ये लोग अपनी सिम कार्ड्स भी चेंज कर लेते हैं। अब अगली सुबह ये लोग रिचित की शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां रिचित इन्हें देखकर समझ जाता है कि ये लोग खजाने के लिए यहाँ आए हैं। अब वो उन्हें अपनी दुकान में अंदर ले आता है, लेकिन उसी टाइम प्रभु के गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। ये गुंडे इन तीनों का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वे रिचित के पीछे वाले रास्ते से भाग निकलते हैं। लेकिन वे गुंडे इन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं। वे गुंडे इन्हें पकड़ने में अपनी जी जान लगा देते हैं, उन पर गोलियां भी चलाते हैं और इन लोगों के बीच फाइटिंग भी होती है। लेकिन तभी रिचित अपनी कार लेकर आता है और इन तीनों को अपनी कार में बैठाकर वहां से भाग निकलते हैं। इधर प्रोफेसर अपने आदमियों से रवि की कार का पता लगाने के लिए कहता है। इधर रिचित इन तीनों को अपने घर ले आता है। रवि रिचित को वही घड़ी दिखाता है जो घड़ी उसे दीक्षित सर के चैम्बर से मिली थी। रिचित इन्हें बताता है कि ये घड़ी खजाने की चाबी का आधा हिस्सा है। दरअसल में कई सालों पहले दीक्षित सर ने मुझे एक जगह की खुदाई करने का काम दिया था। खुदाई करते समय मुझे ये घड़ी वहां मिली थी। दीक्षित सर इस घड़ी को देखकर समझ जाते हैं कि ये घड़ी शिवाजी महाराज के टाइम की है। कुछ लोग उस खजाने को पाने के लिए हमारा पीछा करने लगे थे। उन लोगों ने खजाने के लालच में मेरी फैमिली को भी खत्म कर दिया। तभी दीक्षित सर ने मुझे यहाँ मुंबई भेज दिया और तभी से मैं यहाँ रह रहा हूँ। इसके बाद रिचित रवि को वो मंदिर में मिली हुई चाबी देते हुए कहते हैं कि आज से तुम महाराज के खजाने की रक्षक हो। तुम्हारे पिता ने उस खजाने को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अब तुम्हें ही अपने पापा की तरह उस खजाने की रक्षा करनी होगी। ये सुनकर पहले तो रवि हैरान रह जाता है, लेकिन वो मन में ठान लेता है कि जिस खजाने के लिए उसके पापा ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, उस खजाने की रक्षा अब से मैं भी करूंगा। इधर हम प्रियल को देखते हैं जो ये सारी बातें राम को कॉल करके बता देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि प्रियल कोई वकील नहीं बल्कि अंडर कवर ऑफिसर है, जो कि राम के कहने पर इनकी हेल्प कर रही थी, या यूं कहे हेल्प करने का नाटक कर रही थी। राम प्रियल से कहता है कि रवि कहाँ जाता है, क्या करता है, ये सारी जानकारी तुम मुझे देती रहो।
इधर रवि को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही होती है। तभी रिचित रवि से कहता है कि हमें खजाने को खोलने के लिए 3 चाबियों की जरूरत होगी। एक चाबी तो तुम्हारे पास है, दूसरी चाबी शायद उन लोगों के पास है जिन्होंने तुम्हारे मम्मी पापा दीक्षित सर इनको मारा है। हमें तीसरी चाबी को भी ढूंढना होगा। रवि रिचित को बताता है कि दीक्षित सर ने मरने से पहले मुझे एक डायरी दी थी। रिचित उस डायरी को देखकर कहता है, क्या तुम्हें इसकी बाइंडिंग कुछ अजीब नहीं लग रही? और वो उसकी बाइंडिंग को खोलने लगते हैं। उसके अंदर उन्हें एक मैप मिलता है। इधर ऑफिसर उस ढाबे पर पहुंच जाता है जहां रवि ने अपनी कार छोड़ दी थी। कार के अंदर मित्रा को एक ट्रैकर लगा हुआ दिखता है। इसका मतलब तो ये है कि रवि पर कोई और भी है जो नजरें बनाए हुए है। मित्रा के लोगों को वहां से पता चलता है कि रवि बस से बैठकर मुंबई गया है। कार को वे लोग वहीं छोड़ गए हैं। ये सुनकर मित्रा भी अपने लोगों के साथ मुंबई के लिए निकल जाता है। इधर रिचित के घर पर ये लोग उस मैप को समझने की कोशिश कर रहे थे और उस मैप के जरिए उन्हें तीसरी चाबी के बारे में पता चलने वाला था। मगर उस मैप से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कहाँ जाना है। रवि कहता है कि असल में ये मैप किसी जगह का नहीं है, बल्कि किसी जगह की अंडरग्राउंड पाइपलाइन का लग रहा है। शायद खजाने की चाबी किसी जमीन के नीचे छुपी हुई है। साथ ही मैप पर राजा एडवर्ड का स्टैंप है और प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा एडवर्ड लास्ट बार भारत के राजभवन में रुके थे। इसका मतलब ये है कि हमें राजभवन जाना होगा, क्योंकि अगला क्लू हमें राजभवन से ही मिल सकता है। रवि के कहने पर सभी लोग राजभवन जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर राजभवन जाने के लिए उन्हें पासेस की जरूरत होगी। इस पर प्रियल कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हें राजभवन के अंदर एंट्री दिलवा दूंगी, क्योंकि प्रियल तो राम से पासेस लेने वाली थी। थोड़ी ही देर में ये लोग राजभवन के बाहर पहुंच जाते हैं। प्रियल को राजभवन के पासेस मिल जाते हैं। उन पासेस की हेल्प से रवि, प्रियल और रिचित तीनों ही राजभवन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन आदि बाहर ही खड़ा उनका वेट कर रहा होता है। थी कार में बैठकर आदि उन्हें लोकेशन बता रहा होता है। इधर राजभवन के हॉल में हम सभी लोगों को बैठे हुए देखते हैं। बाद हम राजभवन के हॉल में सभी लोगों को बैठे हुए देखते हैं, जहां रामचंद्र भी राजभवन के हॉल में बैठा हुआ था। अब रवि, रिचित और प्रियल चारों तरफ नजर घुमाते हैं। अभी उन्हें सर देशमुख के हाथों पर वही रिंग नजर आती है जो रिंग सभी सिलेदारों के हाथों पर थी। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि उन्हें तीसरी चाबी के राज का पता सर देशमुख के कैबिन में चल सकता है। इसके बाद रवि कॉल करके आदि से सर देशमुख के कैबिन का लोकेशन पूछता है। आदि लोकेशन बताते हुए कहता है कि सर देशमुख के कैबिन में जाने के लिए ऊपर लाइब्रेरी में तुम्हें जाना होगा। अब ये तीनों ऊपर की लाइब्रेरी में जाने लगते हैं। लाइब्रेरी में जाते समय एक पुलिस वाला प्रियल को देख लेता है, लेकिन रवि और रिचित थोड़े आगे थे तो वे तुरंत ही लाइब्रेरी में छुप जाते हैं। अब ना चाहते हुए भी प्रियल को उस ऑफिसर के साथ नीचे हॉल में जाना पड़ता है। इसके बाद रवि और रिचित सर देशमुख के कैबिन में घुस जाते हैं, जहां उन्हें संत तुकाराम की एक तस्वीर मिलती है, जहां रिचित रवि से कहता है कि संत तुकाराम शिवाजी महाराज के बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे, जहां शिवाजी महाराज भी तुकाराम के विचारों को बहुत पसंद किया करते थे। दूसरी तरफ भवन के हॉल में रामचंद्र अपना भाषण दे रहा होता है, लेकिन दिमाग तो उसका खजाने में ही लगा हुआ था। रवि को उस कैबिन में 2 तलवार और ढाल नजर आती है। रवि को लगता है कि इस तलवार को खींचने से कोई ना कोई रास्ता तो जरूर मिलेगा। एक एक करके रवि दोनों तलवारों को खींचता है, मगर उससे तो कुछ नहीं होता। इसके बाद रवि रिचित से कहता है कि हमें एक साथ इन तलवारों को खींचना चाहिए। अब ये दोनों मिलकर उन तलवारों को खींचने लगते हैं। तभी उनके सामने एक दरवाजा खुलता है, जहां उन्हें एक सुरंग मिलती है और वे चुपके से उस सुरंग में घुस जाते हैं। सुरंग की दीवारों पर उन्हें हर दीवार की ईंट पर तलवार और भाले का निशान बना हुआ दिखता है, और ऐसा प्रिंट लगभग सारी दीवारों पर बना हुआ था। तभी हम प्रभु को देखते हैं, जो राम के कहने पर राजभवन आया हुआ था। प्रभु को वहां आया देख आदि काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत रवि को कॉल करने लगता है, लेकिन कॉल तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा था।
इधर रवि टॉर्च से सभी ईंटों को देखे जा रहा था। तभी उसे दो अपोजिट साइड में दो ईंटों पर अलग से निशान नजर आते हैं। जहां एक पर भाला बना हुआ था तो अपोजिट साइड में तलवार बनी हुई थी, जबकि बाकी ईंटों पर एक ही ईंट पर तलवार भाला दोनों बने हुए थे। अब रवि और रिचित दोनों ही साथ में दोनों ईंटों को दबाते हैं। उसे दबाते ही उनके सामने एक और बड़ी सी सुरंग खुलती है। उस सुरंग के अंदर उन्हें एक चमकीला बॉक्स मिलता है। इस बॉक्स को ये दोनों अपने साथ ले जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने प्रभु पहुंच जाता है। प्रभु उन दोनों से उस बॉक्स को छीनने की कोशिश करने लगता है, मगर ये दोनों ही बॉक्स के लिए प्रभु से लड़ जाते हैं। प्रभु रवि और रिचित को बुरी तरह से मारता है, लेकिन रिचित के हाथों एक भाला लग जाता है। वो उसे प्रभु के सीने में घोंप देता है। यहाँ प्रभु मर जाता है और ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी रामचंद्र प्रियल के सिर पर गन पॉइंट करके उनके सामने पहुंच जाता है। रामचंद्र इनसे कहता है कि अगर तुमने मुझे वो बॉक्स नहीं दिया तो मैं प्रियल को जान से मार दूंगा। रिचित रवि को उस बॉक्स को देने से मना कर देता है। तभी राम रिचित पर गोली चला देता है। गोली खाने के बाद भी रिचित राम से यही कहता है कि वो बॉक्स उसे मत देना। रिचित रवि से कहता है, मेरी जान की परवाह मत करो, तुम इस बॉक्स को लेकर यहाँ से तुरंत निकलो। जैसे तैसे रवि और प्रियल राम से बचकर यहाँ से इस बॉक्स को लेकर भाग निकलते हैं। इसके बाद राम रिचित को बुरी तरह से मार डालता है। यहाँ रिचित महाराज के खजाने की रक्षा करते हुए शहीद हो जाता है। थोड़ी ही देर में गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। जहाँ राम पुलिस से बचने के लिए उनसे झूठ कहता है कि रिचित ने मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने सेल्फ डिफेंस में उसे मार डाला। ना चाहते हुए भी पुलिस को राम की बातों पर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि राम एक गवर्नर था। साथ ही राम पुलिस वालों से रवि का पता लगाने के लिए कहता है। इधर रवि और प्रियल सुरंग के रास्ते से भागते हुए रवि के पास पहुंचते हैं। आदि रवि से रिचित सर के बारे में पूछता है। रवि उसे सारी बातें बता देता है कि रिचित सर की मौत हो चुकी है। ये सुनकर आदि, प्रियल और रवि बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ राम एक मूर्ति के पास जाता है, जहां हाथ जोड़कर वो कहता है कि इस बार तो वे लोग मुझसे बचकर निकल गए, लेकिन अगली बार मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद प्रियल आदि और रवि को एक बहुत पुराने थिएटर में ले जाती है, जो कई सालों से बंद पड़ा हुआ था, जहां कोई आता जाता नहीं है। आदि रवि से कहता है कि हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। इस पर रवि आदि को समझाते हुए कहता है कि तुम घर जाओ, क्योंकि इस खजाने को बचाने के लिए मेरे पापा दीक्षित सर और रिचित जी ने अपनी जान की तक परवाह नहीं की, और मैं उनके बलिदान को ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा, और अब से उस खजाने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन आदि कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हम जिएंगे तो साथ जिएंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। ये तीनों काफी टेंशन में बैठे हुए थे। तभी प्रियल रवि के पास आती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है कि वो राम के लिए काम करती है और वो वकील नहीं बल्कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है, और प्रियल ही अब तक राम को इनकी जानकारी देती हुई आ रही है, क्योंकि प्रियल को पता नहीं था कि राम एक गलत आदमी है। साथ ही प्रियल को मजबूरी में राम की बात माननी पड़ती थी। रवि और आदि से माफी मांगती है, क्योंकि प्रियल ने जो कुछ भी किया था अनजाने में किया था। अब रवि और आदि भी प्रियल को माफ कर देते हैं और उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। इधर राजभवन के बाहर मीडिया से राम कह रहा होता है, कुछ आतंकवादियों ने मुझ पर हमला कर दिया था, मगर मैंने अपनी जान पर खेलकर उन आतंकवादियों से लड़ाई की। इधर आदि, रवि, प्रियल तीनों ही प्रताप के घर पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रताप को कई तरह की भाषाओं का ज्ञान है और वे ही उस बॉक्स को खोलने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं आने दे रहा था, लेकिन आदि उनसे झूठा ड्रामा करते हुए कहता है कि हम यूट्यूबर्स हैं और प्रताप सर का इंटरव्यू लेने आए हैं। यूट्यूबर का नाम सुनते ही सिक्योरिटी उन्हें अंदर बुला लेती है। अंदर आने के बाद सिक्योरिटी गार्ड इनसे कहता है, कौन सा चैनल बताया आपने? जब वो उनका चैनल सर्च करता है तो पता चलता है कि वो तो कोई खास यूट्यूबर नहीं है। इसी बात को लेकर इनके बीच बहस हो जाती है। तभी रवि को प्रताप सर नजर आते हैं। प्रताप सर से कहता है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर रवि प्रताप सर को वो बॉक्स दिखाता है।
प्रताप उस बॉक्स को अच्छे से चेक करता है, मगर उसे उसमें कुछ भी खास नजर नहीं आता। तभी रवि प्रताप से कहता है कि हम लोग यहाँ खजाने की खोज करने आए हैं। प्रताप कहता है कि खजाना तो सिर्फ कहानियों में होता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रताप को रवि पर शक होता है और वो उसे फ्रॉड समझता है और वो चश्मा लेने के बहाने से चुपके से पुलिस को कॉल कर देता है। रवि प्रताप को यकीन दिलाने के लिए, रवि को एहसास हो गया था कि प्रताप को उन पर यकीन नहीं है, इसीलिए रवि प्रताप को यकीन दिलाने के लिए वो घड़ी का आधा हिस्सा उन्हें बताता है, जिसे देखकर तो प्रताप भी हैरान रह जाता है। उसने अपनी बुकों में पढ़ा था कि ये घड़ी विजयनगर के महाराजा ने शिवाजी महाराज को दी थी। साथ ही उन्होंने विजयगढ़ का पूरा खजाना शिवाजी महाराज को सौंप दिया था, क्योंकि वे ही इस खजाने की रक्षा कर सकते थे। अब प्रताप को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि रवि कोई फ्रॉड नहीं है। इसके बाद प्रताप उस बॉक्स पर लिखी हुई लिपि को पढ़ने की कोशिश करता है और ये चारों मिलकर उस बॉक्स को खोलने की कोशिश करते हैं, मगर ये लोग चाहकर भी उसे खोल नहीं पाते। भी रवि को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हम इस लॉक को कटप्पा याड़ी की मदद से खोल सकते हैं, जहां कटप्पा याड़ी के अंदर सभी शब्दों को एक एक नंबर दिया जाता है। अब रवि बॉक्स पर लिखे हुए शब्दों के हिसाब से नंबर डालता है। आखिर बहुत मेहनत करने के बाद वो बॉक्स खुल जाता है। उस बॉक्स में रखी हुई चीज को देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का खंजर रखा हुआ था। ये खंजर शिवाजी महाराज दुश्मनों को मारने के लिए यूज किया करते थे। ये लोग उस खंजर को देखकर बहुत खुश होते हैं और उस खंजर को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उन्हें खंजर के रूप में शिवाजी महाराज का आशीर्वाद मिला था। साथ ही उन्हें इस बॉक्स में एक कपड़ा भी मिलता है। इस कपड़े पर काफी सारे देवताओं की फोटो लगी हुई थी। प्रताप इन सबसे कहता है कि ऐसी ही सेम नक्काशी भोलेनाथ के भूतनाथ मंदिर पर है। इसका मतलब ये था कि उन्हें खजाने को ढूंढने के लिए भूतनाथ मंदिर जाना होगा। इसके बाद प्रताप की सेक्रेटरी उन्हें बताती है कि बाहर पुलिस आई है। प्रताप सबसे कहता है कि मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, मुझे तुम फ्रॉड लग रहे थे, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया था। मगर अब तुम चिंता मत करो, इसमें आगे तुम्हें ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है। इसके बाद प्रताप उन्हें पुलिस के हाथों से बचाने के लिए अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर से उन्हें भूतनाथ मंदिर के लिए ले जाता है। उन्हें हेलीकॉप्टर से जाते हुए देखकर मित्रा भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर प्रताप रवि की हेल्प क्यों कर रहा है। आगे मित्रा को पता चलता है कि रामचंद्र के कहने पर ही रवि, रिचित और प्रियल को राजभवन में घुसने की एंट्री पास मिला था। इसीलिए मित्रा ऑफिसर्स से कहता है कि हमें राम से भी पूछताछ करनी होगी। साथ ही हमें उस हेलीकॉप्टर का पता भी लगाना होगा कि आखिर वो हेलीकॉप्टर कहाँ गया है। इधर प्रताप इन सभी के साथ उस मंदिर पर पहुंच चुका था, जहां चट्टानों पर वही नक्काशी थी जो उनके कपड़े पर बनी हुई थी, मगर उस चट्टान के आसपास उन्हें कोई भी सुराग नजर नहीं आ रहा था। तभी रवि उस कपड़े को फिर से खोलकर देखता है तो उसे सूर्य की परछाई से उल्टा शिवलिंग नजर आता है। अब सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिर ये उल्टे शिवलिंग का मतलब क्या है। तभी रवि की नजर सामने बने भूतनाथ मंदिर पर पड़ती है और उस मंदिर की परछाई पानी पर उल्टी नजर आ रही थी। अब ये लोग समझ चुके थे कि उन्हें आगे का रास्ता ढूंढने के लिए शिव मंदिर जाना होगा। इधर मित्रा जब थाने आता है तो उसे पता चलता है कि राम अचानक से ही बिना किसी को बताए कहीं चला गया है। अब मित्रा समझ चुका था कि कहीं न कहीं राम भी इस मामले में इन्वॉल्व है, वरना वो सिक्योरिटी के बिना कभी कहीं नहीं जाता। हालांकि मित्रा को तो राम पर पहले से ही शक था। मित्रा के साथी उसे बताते हैं कि रामचंद्र कर्नाटक के भूतनाथ मंदिर गए हैं। अब मित्रा भी अपने ऑफिसर्स के साथ कर्नाटक के भूतनाथ मंदिर के लिए निकल पड़ता है। इधर हम राम को देखते हैं, जिसे रवि की लोकेशन पता चल चुकी थी, इसीलिए वो भी अपने आदमियों के साथ मंदिर आ रहा था। इसके बाद प्रताप, रवि, प्रियल आदि चारों ही उस शिवलिंग के पास पहुंचते हैं, जहां वे देखते हैं कि इस शिवलिंग पर काफी सालों से पानी नहीं गिराया गया। इसी वजह से वे लोग शिवलिंग के पानी की जगह को ढूंढने लगते हैं। उन्हें शिवलिंग के निकासी द्वार का पता चल जाता है, जहां रवि को एक शंख मिलता है। उस शंख पर लिखा हुआ था कि जो जहां से आया है वो वहीं जाएगा और विष्णु जैसा राजा मेरा भाई कहलाएगा। ये एक तरह की पहेली होती है। ये सब कुछ जानने के बाद प्रताप इन्हें बताता है कि थोड़ी ही दूरी पर विष्णु भगवान की एक गुफा है, जो महाराजा कीर्तिमान के भाई ने बनवाई थी।
प्रताप के कहने पर ये सभी लोग उस गुफा की तरफ जाने लगते हैं। साथ ही राम भी अपने आदमियों के साथ भूतनाथ मंदिर पहुंच चुका था। वहीं रास्ते में प्रताप काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि काफी ज्यादा ऊंची चढ़ाई थी। इसीलिए वो रवि और उसके दोस्तों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। आगे बढ़ने पर रवि, प्रियल और आदि पर राम के आदमी हमला कर देते हैं। ये तीनों ही राम के आदमियों से लड़ने लगते हैं, मगर राम इन तीनों पर ही गन तान देता है। अब रवि को न चाहते हुए भी राम की बात माननी पड़ती है। राम रवि से कहता है कि आखिर खजाना कहाँ है, मगर ये लोग खजाना बताने से मना कर देते हैं। मगर जब राम आदि को मारने की धमकी देता है तो रवि राम को खजाने के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये सभी लोग गुफा पर जाते हैं जहाँ विष्णु भगवान की मूर्ति बनी हुई थी, जहाँ इन्हें एक खुफिया कमरा नजर आता है। ये सभी लोग उस कमरे में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग उस खजाने तक जाने का रास्ता इस कमरे से ढूंढने लगते हैं। तभी रवि को भगवान के 12 अवतार की मूर्ति नजर आती है। उस मूर्ति के हाथ पर एक शंख का निशान बना हुआ था। रवि उस निशान पर शंख रख देता है। तभी चट्टानों को फाड़कर एक दरवाजा उनके आगे खुलता है, मगर उस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें एक चाबी की जरूरत थी। अब रवि अपने पास रखा हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज का खंजर उसमें डाल देता है। खंजर डालते ही वो दरवाजा पूरी तरह से खुल चुका था और अब इनकी आंखों के सामने बहुत सारे हीरे जवाहरात और बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था। इसके बाद राम और उसके आदमी तो उस खजाने पर टूट ही पड़ते हैं, लेकिन अभी भी रवि को यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इतनी आसानी से खजाना कैसे मिल गया, क्योंकि खजाने के दरवाजे को खोलने के लिए तो 3 चाबियों की जरूरत पड़ने वाली थी। साथ ही खजाने के पास तो शिवाजी महाराज का सिंहासन भी नहीं था, क्योंकि अब तक रवि सुनते आया था। अब रवि समझ चुका था कि ये सारा खजाना नकली है। तभी रवि को वहाँ पर एक बॉक्स नजर आता है। रवि जैसे ही उस बॉक्स को कोडिंग करके खोलता है तो उसे उस बॉक्स में तीसरी चाबी भी मिल जाती है, जिसे देखकर रवि बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। मगर अभी भी रवि के पास सिर्फ 2 चाबी थी, एक और चाबी उसके पास आना बाकी थी। अब रवि को ये लगता है कि वो आखिरी चाबी शायद राम के पास होगी, इसलिए वो राम से चाबी मांगने लगता है। मगर राम तो रवि को ही गोली से मारने वाला था। तभी प्रताप पीछे से आता है और राम पर गोली चला देता है, जिससे राम तो वहीं मारा जाता है। इसके बाद रवि प्रताप से कहता है कि असली खजाना तो कहीं और छुपा हुआ है, क्योंकि यहाँ शिवाजी महाराज का सिंहासन नहीं है। इसके बाद रवि प्रताप को वो बॉक्स देता है जिसमें से उसे तीसरी चाबी मिली थी। उस बॉक्स में ये लिखा हुआ था कि राज सदर और राज स्तंभ को जोड़ने वाले कमरे में खजाना रखा हुआ है। ये पढ़कर प्रताप इनसे कहता है कि शिवाजी महाराज का राज सदर और राज स्तंभ को जोड़ने वाला किला तो रायगढ़ फोर्ट में बना हुआ है। इसका मतलब तो असली खजाना रायगढ़ में रखा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस भी यहाँ पहुँच चुकी थी। आदि रवि और प्रताप से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं और प्रियल इनको यहाँ संभाल लेंगे। पुलिस को जवाब देने के लिए कोई तो होना चाहिए। तुम रायगढ़ किले के लिए निकलो अभी यहाँ से। अब रवि और प्रताप तो रायगढ़ किले के लिए निकल चुके थे। इसके बाद मित्रा अपने साथियों के साथ आदि और प्रियल के पास पहुंच जाता है। मित्रा यहाँ आदि और प्रियल के साथ साथ राम के गुंडों को भी अरेस्ट कर लेता है। आगे मित्रा आदि और प्रियल से पूछताछ कर रहा होता है। अब प्रियल और आदि मित्रा को सारी सच्चाई बता देते हैं, मगर मित्रा को तो उनकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। जहाँ मित्रा को बस यही लगता है कि ये खजाने वाली बात सिर्फ एक कहानी है। इसके बाद मित्रा प्रियल से कहता है कि आखिरकार रवि गया कहाँ है। इस पर प्रियल कहती है कि वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है और वो उसे पाने के लिए गया है। जब आप अपनी आंखों से खजाना देखोगे तो तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन हो जाएगा। इधर रवि और प्रताप रायगढ़ फोर्ट पर पहुंच चुके थे। अब ये दोनों यहाँ राज स्तंभ और राज सदर ढूंढ रहे होते हैं। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वो जगह मिल जाती है, लेकिन इसके बाद भी उन्हें राज सदर और राज स्तंभ को जोड़ने वाला कमरा ढूंढना था। तभी प्रताप की नजर खलावत खाना नाम के एक कमरे पर पड़ती है, जहां खलावत खाना ही राज सदम और राज स्तंभ को जोड़ रहा होता है। असल में राजा इस जगह को खुफिया खाने के रूप में यूज किया करते थे। अब ये दोनों ही खलावत खाने के अंदर आ जाते हैं। उस कमरे में पूरी तरह से अंधेरा घुप था। अब रवि अपने हाथों में मशाल जलाकर उस खजाने को ढूंढ रहा होता है। तभी रवि प्रताप से कहता है कि यहाँ तो कहीं से भी रोशनी नहीं आ रही। इसके बाद ये लोग उस जगह के एक एक कोने की जांच करने लगते हैं। तभी रवि को एक दीवार पर आधा चांद नजर आता है।
रवि समझ चुका था कि जरूर इस चांद के पीछे खजाने का रास्ता होगा, क्योंकि मराठा लोग अपने सिर पर चांद का तिलक लगाया करते थे। अब जैसे ही रवि उस अर्ध चांद को दबाता है, वैसे ही उनके सामने एक और गुफा खुल जाती है। इसके बाद रवि और प्रताप दोनों ही उस गुफा में जाने लगते हैं। उस गुफा के अंदर उन्हें काफी सारे देवी देवताओं की चित्रकारी नजर आती है। बहुत लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग वहां तक पहुंच चुके थे जहां खजाने का बड़ा सा दरवाजा आता है। रवि उस दरवाजे पर पहली चाबी लगा देता है, मगर अभी भी रवि के पास दूसरी चाबी नहीं थी। तभी प्रताप पीछे से आकर रवि के हाथ पर गोली मार देता है। अब यहाँ प्रताप रवि से कहता है कि मैंने इस खजाने को पाने के लिए बहुत मेहनत की है। तुम इस तरह से मेरी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकते। मैं इस खजाने को खुद रखूंगा। मेरे सारे पूर्वज खजाने के लालच में मारे गए, क्योंकि पहले से ही ये खजाना तुम्हारे शिवाजी से पहले हमारा ही हुआ करता था। अब मुझे मेरा खजाना मिल जाएगा। तब हमें पता चलता है कि दूसरी चाबी प्रताप के पास थी। अब जैसे ही प्रताप उसमें दूसरी चाबी लगाता है, वैसे ही उस गुफा में चारों तरफ से सुरंग बहने लगती है, पानी आने लगता है। अब जब तक तीनों चाबी उस दरवाजे पर नहीं लग जाती, तब तक वो पानी रुकने वाला नहीं था। अब रवि प्रताप से कहता है कि मुझे तुम पर शक तो पहले ही हो गया था, इसीलिए मैंने तीसरी चाबी अपने पास छुपा रखी थी और मैंने तुम्हें उस चाबी के बारे में नहीं बताया। इसके बाद प्रताप रवि से तीसरी चाबी लेने के चक्कर में लड़ने लगता है। इसी लड़ाई में रवि प्रताप को बुरी तरह से मारता है। साथ ही उस गुफा में काफी तेजी से पानी भरने लगता है। प्रताप की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। प्रताप को मारने के बाद रवि तीसरी चाबी उस दरवाजे में लगा देता है। तीसरी चाबी लगाते ही पानी बंद हो जाता है और दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। अब जैसे ही रवि अंदर एंट्री करता है, तो उसे छत्रपति शिवाजी महाराज का सोने का सिंहासन दिखाई देता है, जिसे देखकर रवि बहुत ही खुश होता है। और यहाँ रवि ने जो अपने पिता दीक्षित सर और रिचित से जो वादा किया था कि अपनी जान पर खेलकर वो उस खजाने की रक्षा करेगा, वो उसने एक तरह से पूरा कर दिखाया था। इसके बाद रवि उस सिंहासन के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि महाराज, मैंने अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया है। मैं ऐसे ही हमेशा आपकी खजाने की रखवाली करूंगा। इसी के साथ ये शानदार सीरीज यहीं पर खत्म होती है। सीरीज कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।